नमस्कार, मैं ए.के. यादव और आप देख रहे हैं नो कोल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के पद पे चयनित होने के बाद आपका प्रमोशन कैसे कैसे होगा, यानी कितना समय लगेगा, किस पोस्ट में कैसे प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वाले छात्र क्या फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, डिप्लोमा वालों को ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जनरली इसको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही माना जाता है। बट ये एनसीएल के केस में आप लोग रिक्रूटमेंट सेल से कॉल करके या मेल करके कंश्योर हो लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी बातों पे मत रहिएगा इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के पूरे प्रमोशन प्रोसेस को हम दो हिस्सों में बांट करके देखेंगे। पहला हिस्सा जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रहेगा, यानी कि असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी से लेकर के फोरमैन इंचार्ज तक का। दूसरा हिस्सा जो फोरमैन इंचार्ज से लेकर के E2, E3, E4 आगे जो भी एग्जीक्यूटिव कैडर में ग्रेड मिलेगा आपको, उसका प्रोसेस देखेंगे। तो दोनों हिस्सों को अलग अलग देखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में प्रमोशन अप टू फोरमैन इंचार्ज तक रहेगा, ये एनसीएल लेवल पे होता है। ठीक है, इसको एनसीएल देखता है। और जो प्रमोशन आपका फोरमैन इंचार्ज से ऊपर एग्जीक्यूटिव कैडर में होगा, जब आप जाएंगे वहाँ से पूरा प्रोसेस कोल इंडिया देखता है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत ये एक सब्सिडरी है एनसीएल, इसी तरह की 7 और सब्सिडरीज हैं। तो सभी को देखा जाता है कोल इंडिया के अंतर्गत। और एक पूरे एग्जीक्यूटिव 8 सब्सिडरीज के कोल इंडिया से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है प्रमोशनल चैनल या कैडर स्कीम जिसको बोलते हैं। ये E&M यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए है, फ्रॉम असिस्टेंट फोरमैन टू फोरमैन इंचार्ज डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक, तो ये देखिए असिस्टेंट फोरमैन टू फोरमैन इंचार्ज के लिए है। इसमें यहाँ पे टेबल में देखिए सीरियल नंबर, डिजिग्नेशन है, यहाँ पे बेसिक पे है, साथ में ग्रेड है, कैटेगरी है। और ये देखिए एज पर 10th वेज एग्रीमेंट फॉर CIL एंड SCCL। तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, SCCL है सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो कंपनियां जो हैं, ये भी SCCL भी एक कोल कंपनी है, दोनों कोल कंपनियां मिलकर के वेज एग्रीमेंट करती हैं। तो ये 10th वेज एग्रीमेंट अभी लेटेस्ट है जो इस समय चल रहा है। तो उसी के आधार पे ये कैडर स्कीम बना हुआ है। तो ये कैडर स्कीम अभी 2020 में रिवाइज होकर अपडेट हुआ है, तो ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए E&M है, जबकि आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि एक्सकेवेशन और E&M दोनों में असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दोनों का देखिए जो कैडर स्कीम रहता है वो अलग अलग रहता है, मगर बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी सेम है, जैसे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपको समझने के लिए यहाँ पे E&M का है जो अप्रूव्ड कैडर पॉलिसी जो है चैनल है, प्रमोशनल के चैनल, उसको मैं दिखा रहा हूँ, आप इससे समझिएगा। एक्सकेवेशन का मुझे ऑनलाइन कहीं मिला नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि उसका भी सेम होगा। बस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि एक्सकेवेशन में और E&M में जो वैकेंसी हैं दोनों की अलग अलग रहेंगी। तो उनके हिसाब से प्रमोशन के टाइम में अंतर हो सकता है। मान लीजिए एक में कम है, ज़्यादा है, तो कैंडिडेट के हिसाब से थोड़ा टाइम घट बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एक्सपीरियंस है, मोड है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ऑब्लिक चार्जमैन का। तो चार्जमैन हो सकता है SCCL में वर्ड यूज़ होता हो, यहाँ पे तो असिस्टेंट फोरमैन से मतलब रखिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आप मैकेनिकल से मतलब रखिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की कर रहे हैं। ग्रेड C और बेसिक 31,852 रुपये 56 पैसे, ये आपके एडवर्टीजमेंट में है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो कैंडिडेट जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी जॉब में हैं एनसीएल में, या जो लैंड बेस्ड हो या किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हो, उस पर नौकरी लगी हो, या टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो सकता है। तो उनके पास अगर डिप्लोमा है, तो अगर इंटरनल वैकेंसी आएगी तो वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उनका प्रोसेस अलग टेस्ट होता है, उसके थ्रू वो सिलेक्ट होंगे। आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होना है। ठीक है,
लेकिन एक बार सिलेक्शन होने के बाद वो भी सेम तरह से गवर्न होंगे जैसे आपका सिस्टम चलेगा। इसके बाद देखिए दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन का। ये ग्रेड सी बेसिक सेम है, ठीक है। ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, जैसा कि एडवर्टीजमेंट में भी आपके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे कन्फर्मेशन वर्ड का मतलब रखिए, बाकी कोई मतलब नहीं है आपसे। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, ये आपका ग्रेड बी में, इसका देखिए बेसिक 34,391 रुपये 65 पैसे हो जाएगा। ये 3 साल के एक्सपीरियंस पे आप बनेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी, जो इससे पिछला वाला पद है, यानी 2 साल ट्रेनिंग के बाद जो पद है उसमें 3 साल पूरा होने के बाद आप फोरमैन मैकेनिकल बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? प्रमोशन थ्रू डीपीसी। डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ये 3-4 लोगों को मिलाकर के एक कमेटी बनती है जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें चेक करके उनके सिग्नेचर के बाद प्रमोशनल ऑर्डर निकलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल का बात छोड़ देते हैं, आते हैं 5वें पॉइंट पे, फोरमैन इंचार्ज ईएनएम। यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग था, दोनों को कंबाइन कर दिया गया फोरमैन इंचार्ज से, और ग्रेड हो गया ए, और बेसिक 37,063 रुपये 41 पैसे। इसमें भी देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड बी का, और प्रमोशन थ्रू डीपीसी ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब देखिए ग्रेड बी का जो मैकेनिकल का जो बेसिक है 34,391 रुपये 65 पैसे है, ठीक है। और ये 3 साल ग्रेड सी में एक्सपीरियंस के बाद बनेंगे आप, मिनिमम है ये, हो सकता है आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ग्रेड सी का जो बेसिक है 31,852 रुपये 56 पैसे। तो असिस्टेंट फोरमैन हो जाने के बाद आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 3 साल अगर देखा जाए तो 3 साल में अगर 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं तो आपका बेसिक वैसे ही 34,806 रुपये हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो ऑलरेडी ग्रेड बी के बेसिक से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कम कर दिया जाएगा ग्रेड बी पे, ये मिनिमम बेसिक है। अगर आपकी बेसिक ज़्यादा होगी तो वो रहेगी, साथ ही साथ जब आपका जिस साल प्रमोशन होगा, वो चाहे तीसरे साल हो, चौथे साल हो, चाहे जब भी, तो वो तब आपको 3% एक्स्ट्रा अलग से इंक्रीमेंट मिलता है। यही केस आपका ग्रेड ए के लिए भी अप्लाई होगा। तो देखिए आपको असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी से फोरमैन इंचार्ज बनने में कितने साल लगे? 3 साल फोरमैन इंचार्ज लगे आपको फोरमैन से बनने में, उसी तरह 3 साल लगे असिस्टेंट फोरमैन से फोरमैन। तो 6 साल ये हो गए, 2 साल ट्रेनिंग के, टोटल 8 साल में आप असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी से फोरमैन इंचार्ज बन गए। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी डिग्री का जिक्र नहीं है कि यहाँ पे बीटेक के लिए कुछ होगा, तो ऐसा कोई पॉलिसी अलग से मुझे कहीं मिला नहीं, आज के डेट में तो नहीं है। पहली बार ही मैकेनिकल की वैकेंसी में जो है डिग्री को अलाउ किया गया। लास्ट टाइम 2014-15 में जो वैकेंसी आई थी तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा ही एलिजिबल थे। तो अगर अलग से कुछ बनता है तो बात की बात है। तो अभी तक जो आपका इस प्रोसेस है नॉन एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन प्रोसेस, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव कैडर में, जब जाएंगे आप फोरमैन इंचार्ज से जब इंजीनियर कैडर में, तो उसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, इंजीनियरिंग आपके पास अगर डिग्री है या नहीं है, तो आगे देखेंगे। एग्जीक्यूटिव कैडर का पूरा प्रमोशन पॉलिसी जो है कोल इंडिया डील करता है, ठीक है। तो वो कोल इंडिया डील करेगा, इसका मतलब 8 सब्सिडरी की, जिसमें से कि एक एनसीएल है, तो सभी के लिए उसके जो रूल होंगे वो कॉमन होंगे, सभी के लोग, सभी सब्सिडरी के लोग इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिविल, ईएनएम, एक्सकेवेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ये ड्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी है, 2015 में जारी हुई थी। ये ऑनलाइन हमको मिला है, फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है, मगर मान के चलिए कि अगर ये फाइनलाइज होता है तो कैसा सिस्टम रहेगा प्रमोशन का, इसके हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 तरह का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। एक तो है आउटसाइड रिक्रूटमेंट है और दूसरा है प्रमोशन। तो हम लोग का प्रमोशन वाला चलेगा, ये यहाँ वाला पहला लाइन छोड़ देते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का E2 ग्रेड का। दूसरे पे आते हैं सीनियर ऑफिसर E2, इस यहाँ से हम लोग का मतलब का बात शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी डिप्लोमा के बाद आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि 3 साल आपको ग्रेड ए में होना चाहिए। तो यानी फोरमैन इंचार्ज में कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि जब असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी से फोरमैन इंचार्ज तक आपको वैसे ही 8 साल लग जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको 3 साल जब उसमें पूरे हो जाएंगे फोरमैन इंचार्ज में, तब आप एलिजिबल होंगे E2 के लिए, मतलब 11 साल, मिनिमम 11 साल बाद आप E2 के लिए एलिजिबल होंगे,
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखिए लिखा हुआ है बी बीटेक वाले अगर एएमआई वाले हैं तो उनका भी वो भी एलिजिबल है इसके लिए, लेकिन उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेड ए में। तो ये कहाँ से आएंगे ग्रेड ए में हमको नहीं पता है, ऐसा तो अभी कोई चैनल है नहीं। वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड से आएंगे तो वैसे ही असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग से तो उनको भी सेम ईयर्स लगेंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिनिमम दोनों के केस में यही है कि फोरमैन इंचार्ज ग्रेड ए में 3 साल होना चाहिए, कुल मिला के ये है। और ये सिलेक्शन होगा कैसे, देखिए इसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, सभी सब्सिडरी के लोग बैठते हैं इसमें, और फिर मेरिट और मार्क्स के हिसाब से फिर सिलेक्शन होता है जितनी वैकेंसी रहती है उसमें। इसके बाद E2 का प्रमोशन होता है E3 में। E3 में प्रमोशन के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। तो अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के केस में तो समझ में आता है उनका 1 साल का ट्रेनिंग है, तो इसी के बेसिस पे अभी फ़िलहाल में जो पहले जो लोग E2 हुए थे जो नॉन एग्जीक्यूटिव से, तो उन लोगों ने केस जीत करके जो है कि उन्होंने भी बोला कि हमारा भी राइट है, हम भी सेम 1 साल बाद हमको भी प्रमोट किया जाए E2 से E3 से। तो अभी कोर्ट ने उनको E3 कर दिया था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि E2 से आप लोग भी E3 हो जाएंगे 1 साल में, अभी करंट सिनेरियो में। इसके बाद E3 के बाद आता है E4 यानी डिप्टी मैनेजर का पद। तो डिप्टी मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस E3 में होगा तब आप E4 बनेंगे। इसी तरह E5 के लिए फिर 3 साल का चाहिए। E6 के लिए देखिए यहाँ पे 4 साल हो गया है कि E6 में 4 साल, E5 में जब आप 4 साल पूरा कर लेंगे तब E6 के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सब डू क्वालिफिकेशन करते हुए आ रहे हैं, मतलब डिप्लोमा और बी बीटेक सबको एलिजिबल किए जा रहे थे। इसके बाद आता है एक पोस्ट E7 में चीफ मैनेजर का। तो इसके लिए देखिए जो डिप्लोमा वाला क्राइटेरिया था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो हट गया, अब यहाँ पे सिर्फ बी बीटेक है। तो यहाँ पे ही डिग्री वालों का फ़ायदा होने वाला है, यानी जिनके पास डिग्री है बी बीटेक है वही लोग ही अब E7 में प्रमोट हो सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा है वो सिर्फ E6 तक रुक जाएंगे, और जिनके पास डिग्री है वो लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए E6 लेवल पे, तब आप बनेंगे E7। फिर उसी तरह E8 है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए E7 में। तो E7 और E8 केवल डिग्री यानी बी बीटेक वाले जा सकते हैं, और बाकी उससे E6 तक डिप्लोमा वाले प्रमोट होकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जीक्यूटिव कैडर का प्रमोशन चैनल दिखाया है ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, ये फाइनलाइज अभी तक शायद नहीं हुआ है क्योंकि मुझे ऑनलाइन मिला नहीं है, मैं दोबारा ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसी को आप मान करके आप समझने के लिए मैंने इसको बता दिया है। कई दिनों से मैं ढूंढ रहा था, इसी में समय बहुत ज़्यादा लग गया प्रमोशन पे वीडियो बनाने में, तो फाइनली मैंने सोचा कि इन्हीं सब को लेकर के बना देता हूँ, कम से कम कुछ तो आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अभी भी कुछ डाउट कुछ क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर उसका उत्तर देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।